ट्रांसक्रिप्शन हमने पढ़ लिया, ठीक है। फिर अब जो है ये आया कि प्रोकैरियोट्स में, देखो प्रोकैरियोट्स में पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। यूकैरियोट्स में पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन होता है। इतनी बात क्लियर है? क्यों होता है, रीज़न क्या है उसके पीछे? इस वजह से क्योंकि प्रोकैरियोट्स में जो न्यूक्लियोइड डीएनए होता है वो हमारा कहाँ पे पाया जाता है? साइटोप्लाज्म में ही पाया जाता है। साइटोप्लाज्म में ही पाया जाता है। तो जो एमआरएनए बनेगा वो साइटोप्लाज्म में ही बनेगा। प्रोटीन भी इनकी यहीं पर बन रही है, ठीक है। तो इसलिए इसको पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन का मतलब समझ रहे हो? हाँ कि ना? हाँ कि ना? क्या ट्रांसक्रिप्शन के बाद वही मैंने बताया था कि 3 प्रोसेस होती हैं जो कि यूकैरियोट्स में मॉडिफिकेशन करते हैं हम एमआरएनए में, मैसेंजर आरएनए में। 3 टाइप की प्रोसेस, स्प्लाइसिंग हो गया हमारा, और पॉलीएडेनाइलेशन हो गया, और क्या था? 5 प्राइम कैपिंग। क्यों की जाती हैं? पहला, प्रोटेक्शन फ्रॉम न्यूक्लिएजेस से करने के लिए, ठीक। प्रोकैरियोट्स में इसकी ज़रूरत क्यों नहीं होती है? देखो पहली बात, यहाँ पे जो कुछ हो रहा है साइटोप्लाज्म के ही अंदर हो रहा है, लेकिन यूकैरियोट्स में क्या होता है? यूकैरियोट्स में न्यूक्लियस के अंदर हमारा क्या बन रहा होगा? डीएनए बन रहा होगा। डीएनए बन नहीं रहा हो, मतलब डीएनए था, उससे क्या बन रहा है हमारा? एमआरएनए बन रहा है न्यूक्लियस के अंदर। जब प्रोटीन कहाँ बननी है हमारी? साइटोप्लाज्म में, ठीक। साइटोप्लाज्म में बननी है ना, इसलिए यहाँ पर क्या किसकी ज़रूरत पड़ेगी हमें? एमआरएनए में पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन की। एक और रीज़न कि क्यों प्रोकैरियोट्स में ज़रूरत पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन की नहीं होती है, यहाँ पे एमआरएनए बनते ही, जैसे ही मैसेंजर आरएनए बनता है वैसे ही जो ट्रांसलेशन की प्रोसेस होती है वो स्टार्ट हो जाती है। मतलब टाइम नहीं लगता है। टैगिंग वैगिंग का तो जब टाइम ही नहीं लगना है तो डिग्रेड होने का चांस ही नहीं है। लेकिन यूकैरियोट्स में क्या होता है कि टाइम टेकिंग प्रोसेस है, मतलब न्यूक्लियस से बाहर निकल के जब तक साइटोप्लाज्म में आएगा तब तक तो न्यूक्लियस उसको ढूंढ लेगा। इसीलिए पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन की ज़रूरत यूकैरियोट्स में होती है, जबकि प्रोकैरियोट्स में नहीं होती है। इतनी बात क्लियर है? ठीक, क्लियर है नीलाक्षी? नहीं क्लियर निशा? इन बैक्टीरिया, देखो बैक्टीरिया द एमआरएनए डज नॉट रिक्वायर एनी प्रोसेसिंग, किसी प्रोसेसिंग की जरूरत नहीं होती टू बिकम एक्टिव, एंड ऑल्सो सिंस ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, सीधे यहाँ पे एक पॉइंट बना के लिखना बैक्टीरिया, एक पॉइंट स्टार बना के लिखना। पहले पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन एक हेडिंग डाल देना, मेन हेडिंग, फिर लिखना बैक्टीरिया mRNA does not require any processing to become active, so because यहाँ से इसको एक्टिव के बाद फिर लिखना है यहाँ पे because transcription and translation takes place in the same compartment। बस बात समझ में आ गई? लिख ही देती हूँ, लिखना बैक्टीरिया, इन बैक्टीरिया द mRNA does not require any processing to become active because transcription and translation take place in the same compartment।
हो गया, हो गया। Consequently, in the transcription, there are two additional complexities. There are at least 3 RNA polymerase. अब वहाँ पे क्या था, सिंगल RNA polymerase सब कुछ कर दे रहा था प्रोकैरियोट्स में, ठीक है। सिंगल जो RNA polymerase था वही मैसेंजर RNA को, rRNA को, ट्रांसफर RNA को बना के क्या कर दे रहा था, काम कंप्लीट कर दे रहा था प्रोटीन बना के। लेकिन यूकैरियोट्स में क्या है, 3 RNA polymerases भी हैं जो कि अलग अलग RNAs को बना रहे हैं। ये दूसरी कॉम्प्लेक्सिटी अराइज हो गई, तो इसको भी लिख लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट करके लिखिएगा इसको, ये भी स्टार करके, और ये लिख दीजिएगा देयर आर एटलीस्ट 3 RNA पॉलीमरेजेस इन न्यूक्लियस। आगे इन यूकैरियोट्स, नहीं तो कंफ्यूजन होगा, इन यूकैरियोट्स। हो गया, ये वाला चीज़ें नोट डाउन कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फंक्शन ऑफ RNA पॉलीमरेजेस, फंक्शन ऑफ RNA पॉलीमरेजेस वेरी इंपॉर्टेंट। चाहिए तो वीडियो से नोट कर लीजिए, जैसा भी आप लोग को लगे। पहला, RNA पॉलीमरेज फर्स्ट ट्रांसक्राइब करता है किसको, rRNAs को, ठीक है। 28S, 18S, 5.8S। देखो यहाँ पे क्या होता है, तुम लोग अपना काम करते रहो, तब तक हम यहाँ पे अपना काम कर रहे हैं। जहाँ जहाँ पे ब्रैकेट है बस उतना ही नोट करना है, ज़्यादा नहीं नोट करना है। RNA पॉलीमरेज फर्स्ट किसको ट्रांसक्राइब करता है, सेकंड किसको करता है, और थर्ड किसको करता है, दैट्स इट। ब्रैकेट वाला ही चीज़ के बाद। बस ब्रैकेट वाला नोट करना है बेटा। एक और ये बनाता है ScRNA, छोड़ो।
इसका मतलब समझ में आ गया जो ये नोट कर रहे थे? मतलब मैंने बताया था ना कि आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट जो है राइबोसोमल आरएनए को बनाता है। आरआरएनए इज राइबोसोमल आरएनए, एमआरएनए इज मैसेंजर आरएनए, टीआरएनए इज ट्रांसफर आरएनए। सब किस में वर्क करेंगे? प्रोटीन की सिंथेसिस में करेंगे, ठीक है। अब इसके भी आगे थोड़ा और एडिशनल ऐड किया है कि आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट जो होता है ट्रांसक्राइब कराता है राइबोसोमल आरएनए की कौन कौन सी यूनिट्स को? 28S, 18S और 5.8S। ये होता क्या है? जो हमारा राइबोसोम हो सकता है उसमें वो राइबोसोमल आरएनए भी मतलब आरएनए प्लस प्रोटीन से मिलकर बना होता है। तो ये यूनिट्स राइबोसोम की देखी होगी ना कि प्रोकैरियोट्स में सुना होगा ना 70S राइबोसोम पाया जाता है, यूकैरियोट्स में 80S पाया जाता है। सौम्या, प्रोकैरियोट्स में 70S राइबोसोम पाया जाता है और यूकैरियोट्स में 80S पाया जाता है। यूनिट्स पता है कितने कितने में डिवाइड होती हैं? स्मॉल सब यूनिट और लार्ज सब यूनिट लिखा भी है सामने, साफ नहीं दिख रहा हो मुझे पता है। देखो ये प्रोकैरियोट्स का केस है, ध्यान से देखो, ये प्रोकैरियोट्स का केस है, इसको आगे कल और अच्छे से समझा देंगे। ये यूकैरियोट्स का केस है, ठीक है, प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स, ठीक है। जो प्रोकैरियोट्स होता है 70S वाला, वो 30S सब यूनिट छोटी वाली और 50S सब यूनिट में डिवाइड होता है, ठीक है। मतलब ये दोनों यूनिट से मिलकर बनाता है। 30S सब यूनिट में जो एक और जो हमारा राइबोसोमल आरएनए की यूनिट पाई जाती है वो 16S राइबोसोमल आरएनए पाया जाता है, ठीक है। ये याद करना पड़ेगा, ये याद होना चाहिए और इस पर क्वेश्चंस भी बनते हैं और नीट पे 110% क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा यहाँ से। और तुम लोग में बोर्ड में भी क्वेश्चन, तुम लोग में तो वैसे नहीं आएगा सिंगल लाइन वाला, लेकिन इससे क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ठीक है। 50S वाला हमारा प्रोकैरियोट्स में, 23S और 5S आरआरएनए यूनिट में डिवाइड होता है, ठीक है। और यूकैरियोट्स का केस क्या होता है? यूकैरियोट्स में जो राइबोसोम होता है वो जो इसकी स्मॉल सब यूनिट होती है वो 40S होती है और जो लार्जर सब यूनिट होती है वो 60S होती है, ठीक है। जो स्मॉल सब यूनिट में जो आरएनए होता है वो 18S, ये याद करना पड़ेगा, 18S राइबोसोमल आरएनए होता है। और जो 60S सब यूनिट जो बड़ी वाली सब यूनिट होती है उसमें 28S देखो, तो 28S 18S दोनों क्या है? तीनों यूकैरियोटिक राइबोसोमल आरएनए है ना, ठीक। तो इनको क्या कौन ट्रांसक्राइब करा रहा है? हमारा आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, ठीक है। आरएनए पॉलीमरेज सेकंड किसको ट्रांसक्राइब करा रहा है? एमआरएनए, हेट्रोजेनस आरएनए। HNRNA लिखा है ना, इसको हम हेट्रोजेनस आरएनए बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पर अभी हेट्रोजेनस आरएनए में इंट्रॉन्स भी इंक्लूडेड है और एक्सॉन्स भी इंक्लूडेड है, इसलिए इसको हेट्रोजेनस आरएनए या HNRNA बोलते हैं। इतनी बात क्लियर है? फिर आरएनए पॉलीमरेज थर्ड रिस्पॉन्सिबल करता है किसको? ट्रांसक्रिप्शन कराता है ट्रांसफ़र आरएनए को और 5S आरआरएनए। मतलब कि ये देखो, जो इसमें छोटी वाली एक और सब यूनिट होती है 5S आरआरएनए को ट्रांसक्राइब कराता है। और एक और आरएनए होता है हमारा स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए। बस ये आपको याद होना चाहिए, ये याद करने वाली बातें हैं, इसको रटना पड़ेगा। आगे बढ़े। The second complexity is that the primary transcript contain both exon and intron। ये तो समझ में आ ही गया है। Hence they are subjected to the process of splicing, ठीक, where the introns are removed and exons। तो यहाँ पे ऐसे लिखोगे, हेडिंग डालिए आप स्प्लाइसिंग। इसके बाद बस यहाँ से लिखेगा द इंट्रॉन्स आर रिमूव्ड एंड एक्सॉन्स आर जॉइंड इन अ डिफाइंड मैनर। बस इतना ही, और लिखने की ज़रूरत नहीं है। स्प्लाइसिंग हेडिंग के बाद द इंट्रॉन्स आर रिमूव्ड एंड एक्सॉन्स आर जॉइंड, दैट्स इट। अच्छा, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन जहाँ पे तुम लोग ने पहले लिखा है, मेन हेडिंग डाली है, वहाँ पे ये तीनों प्रोसेसेस लिख ली हैं कि नहीं लिख ली है?
जैसे तुमने हेडिंग डाली होगी ना इस तरीके से, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन, मैं जो है PTM शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ, तो इस तरीके से पहले उसमें ऐसे तीनों प्रोसेस लिख लेना, स्प्लाइसिंग, कैपिंग, पॉलीएडिनाइलेशन, पॉलीएडिनाइलेशन, ठीक है। ये जहाँ पे PTM मेन हेडिंग पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन डाली होगी ना सबसे स्टार्टिंग में, वहाँ पे फर्स्ट 3 टाइप से ये होता है, स्प्लाइसिंग, कैपिंग एंड पॉलीएडिनाइलेशन। स्प्लाइसिंग SPLICING, कैपिंग CAPPING और पॉलीएडिनाइलेशन। हो गया? बस नोट डाउन हो गया। अब ये देखिए, ये डायग्राम एक्सॉन है, इंट्रॉन है, प्रिकर्सर, प्री mRNA मतलब प्रिकर्सर mRNA जो हमारा स्टार्टिंग में हमें मिला है, या फिर हेट्रोजेनस RNA, ठीक है। एक्सॉन था, यहाँ पे हमारा ये यहाँ पे अभी SNRNP, ठीक है, स्मॉल न्यूक्लियर राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन प्लस SNRNA, ये दोनों मिलकर आके क्या करते हैं, इंट्रॉन्स के साथ एक कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं, दैट इज़ नोन एज द स्प्लाइसियोसोम। इस डायग्राम को बना लीजिएगा बाद में। फिर इस तरीके से स्प्लाइसियोसोम बना के ये इसको कट करके बाहर कर देते हैं और खुद भी बाहर निकल जाते हैं, और मैच्योर RNA हमें मिल जाता है जिसमें सिर्फ एक्सॉन है जो कि प्रोटीन आगे बना देगा। क्लियर है? इतनी बात क्लियर है? कैपिंग में क्या होता है? इन कैपिंग एंड अनयूजुअल न्यूक्लियोटाइड मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट इज एडेड एट द 5' एंड ऑफ हेट्रोजेनस RNA। मतलब कि ये जो है हमारा 5' UTR, मतलब कि 5' वाला जो रीजन होता है वहाँ पे हम क्या करते हैं, मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट को ऐड करा देते हैं। मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट को ऐड करा देते हैं, कहाँ पे? 5' रीजन पे। दिख रहा है? समझ में आ रही है इतनी बात? क्यों ऐड कराते हैं? फॉर mRNA प्रोटेक्शन फ्रॉम न्यूक्लियेसेस, नोट डाउन कर लेना इसको, फर्स्ट चीज। सेकेंड, provides site for translation process, that's it। ठीक, क्लियर है? इसी तरीके से ये देखिए पॉलीएडिनाइलेशन, ये भी क्यों ऐड किया जाता है? ताकि न्यूक्लियेसेस इसको डिग्रेड ना कर पाए। न्यूक्लियेसेस क्या होते हैं बताइए? एक मिनट, हो गया ना इतना? ये देखिए, टेलिंग एडिनाइलेट रेसिड्यूज, बहुत सारे एडिनिन ऐड कर दिए ना हमने, यहाँ पे दिख रहा है ना, एडिनिन ऐड किए ना, एडिनाइलेट रेसिड्यू। ये इंपॉर्टेंट है, कितने ऐड करते हैं? 200 to 300। किस एंड पर? 3' एंड इन टेम्पलेट इंडिपेंडेंट मैनर। इट इज़ फुल्ली प्रोसेस्ड HNRNA नाउ कॉल्ड mRNA। मतलब पहले स्प्लाइसिंग हुई, फिर कैपिंग हुई, फिर पॉली ए टेलिंग हुई, दैट इज ट्रांसपोर्टेड आउट ऑफ द न्यूक्लियस फॉर, अब ये ट्रांसलेशन यानी कि प्रोटीन सिंथेसिस के लिए तैयार हो चुके हैं। ठीक है, किसका mRNA है ये? यूकैरियोट्स का mRNA। आज के लिए इतना ही, आगे का कल पढ़ाते हैं।